देखो, एडिटोरियल समझने में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो इस कारण से होती है कि हम न्यूज़ से अपडेट नहीं होते कि भाई ये एडिटोरियल जो लिखा जाता है ना वो किसी पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर आधारित होता है। कोई समाचार होता है, कोई अहम घटना होती है, उसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा जाता है। अब आपको वो घटना ही नहीं पता, वो न्यूज़ ही नहीं पता, तो फिर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे ज़रूरी है कि यदि आप एडिटोरियल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो जो भी करंट न्यूज़ है उससे आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज का जो एडिटोरियल है ये संबंधित है बिल्किस बानो केस से। अब आपको यही नहीं पता कि बिल्किस बानो कौन है, क्या वो केस है पूरा की पूरा, क्या मामला है, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो देखते हैं, रिव्यूइंग रेमिशन। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, किसी बात पर पुनर्विचार करना, और रेमिशन का मतलब होता है कि सज़ा को कैंसिल कर देना या जो सज़ा है उसको समाप्त कर देना। तो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला कि बिल्किस बानो के जो गुनहगार हैं, यानी कि बिल्किस बानो के रेप के जो दोषी हैं, इसके अलावा वे व्यक्ति अन्य हत्याओं के भी दोषी हैं, उनको गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। उनकी जो सज़ा थी उसको जो है समाप्त कर दिया। तो इसके संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे, रिव्यूइंग रेमिशन। तो अब क्या है कि पब्लिक की तरफ से और कई मीडिया की तरफ से और पब्लिक की तरफ से इस बात की मांग देखी गई है कि इन दोषियों की जो रिहाई हुई है वो गलत है, इनकी रिहाई नहीं होनी थी। तो अब जो है उस पर पुनर्विचार करने के संबंध में ये एडिटोरियल लिखा गया है, रिव्यूइंग रेमिशन, कि ये जो रिहाई हुई है यानी कि इनकी सज़ा को जो कैंसिल कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, इसके ऊपर पुनर्विचार करना। सुप्रीम कोर्ट शुड ले डाउन का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, निर्धारित करना। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम। फॉर रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स का मतलब होता है दोषी। ऑन रेमिशन, और रेमिशन का मतलब हुआ ये जो रिहाई होती है, कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ नियम निर्धारित करने चाहिए। दोषियों की रिहाई के नियम सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करना चाहिए। ऑन रेमिशन यानी कि दोषी किनको रेमिशन दिया जाना है और किनको रेमिशन नहीं दिया जाना है। देखो, रेमिशन का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, तो उम्र कैद की सज़ा का मतलब होता है कि जब तक व्यक्ति की नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक वह जेल में रहेगा। अब जैसे मान लो व्यक्ति ने 14 वर्ष पूरे कर लिए है ना, या उससे अधिक अवधि जेल में बिता ली, तो उसके बाद देखा जाता है कि भाई व्यक्ति का आचरण ठीक है, व्यक्ति का बिहेवियर ठीक है, तो क्या उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए उसकी बाकी की जो सज़ा है क्या उसको समाप्त किया जा सकता है, इसको बोलते हैं रेमिशन। तो कुल मिला के किसे रेमिशन मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट को नियम निर्धारित करने चाहिए। पब्लिक स्पिरिटेड एक्टिविस्ट्स, यानी कि पब्लिक स्पिरिटेड, जोश से भरे हुए, पब्लिक स्पिरिटेड यानी कि लोगों में जो जोश की भावना है उससे भरे हुए कार्यकर्ता, पब्लिक स्पिरिटेड एक्टिविस्ट हैव डन वेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। टू चैलेंज, इन्होंने क्या किया है, चुनौती दी है। टू चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट द प्री मैच्योर का मतलब होता है समय के पूर्व, है ना, समय पूर्व। प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स, कि अभी हाल ही में 11 दोषियों की रिहाई गुजरात सरकार द्वारा की गई। तो इस रिहाई को कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अब ये हु आया है इन 11 दोषियों के लिए, हु वर सर्विंग लाइफ टर्म। लाइफ टर्म का मतलब होता है उम्र कैद। सर्विंग लाइफ टर्म का मतलब है जो कि हु वर सर्विंग लाइफ टर्म, जो कि उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, है ना। आपको जो लाइफ टर्म दी गई उसको सर्व करने का मतलब होता है कि जो आपको उम्र कैद मिली है उसे काटना। तो 11 दोषी जो कि उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, और इन्हें उम्र कैद क्यों हुई थी, फॉर द गैंग रेप ऑफ अ वीमेन, एक फॉर द गैंग रेप ऑफ अ वुमन, एक महिला के साथ गैंग रेप करने के लिए, एंड द मर्डर ऑफ एटलीस्ट 7 पीपल, और ये जो 11 दोषी व्यक्ति थे
इनके ऊपर क्या क्या अपराध थे? एक तो इन्होंने महिला का गैंगरेप किया और कम से कम 7 लोगों की हत्या की। कब? ड्यूरिंग, किस दौरान? द 2002 एंटी मुस्लिम पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है नरसंहार। 2002 के दौरान जो एंटी मुस्लिम नरसंहार हुआ गुजरात में, है ना, तो उस नरसंहार के दौरान इन्होंने जो है कम से कम 7 लोगों की हत्या की इन गुजरात, है ना, तो पूरी गुजरात की पूरी। तो ये आरोप थे इन व्यक्तियों के ऊपर, आरोप नहीं, दोषी थे, ये आरोप सिद्ध हो गए थे और ये दोषी थे और ये लोग जो है सज़ा काट रहे थे। तो इनकी रिहाई गुजरात सरकार द्वारा की गई थी और इस रिहाई को कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी है। बिल्किस बानो द सर्वाइवर। देखो, सर्वाइवर का मतलब होता है पीड़ित, यानी कि आपके साथ कोई दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना से आप बच गए तो आप कहलाओगे उस दुर्घटना के सर्वाइवर। तो यहाँ पे जिस पीड़िता का नाम है ना, जिसके साथ गैंगरेप हुआ, वो है बिल्किस बानो। द सर्वाइवर हैज़ नॉट मूव्ड द कोर्ट्स सो फार का मतलब होता है अब तक, कि बिल्किस बानो अब तक अदालत में नहीं गई है, यानी कि बिल्किस बानो की तरफ से अदालत का दरवाज़ा इन दोषियों की रिहाई के संबंध में नहीं खटखटाया गया है। बट इट इज़ क्लियर, लेकिन यह स्पष्ट है दैट द कंट्रोवर्शियल ऑर्डर ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट, कि गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार का ये जो विवादास्पद ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के तहत इन 11 दोषियों को रिहा किया गया, ये ऑर्डर ग्रांटिंग, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, ग्रांटिंग प्रदान करते हुए, रेमिशन है ना, कि भाई रिहाई देते हुए, रिहाई प्रदान करते हुए, टू द कन्विक्ट्स, दोषियों को या दोषियों की जो सज़ा है उसको समाप्त करते हुए गुजरात सरकार ने ये जो ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर जो है शुड बी सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू इसका मतलब होता है अधीन होना, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ये जो ऑर्डर गुजरात सरकार के द्वारा दिया गया है, ये ऑर्डर समीक्षा के अधीन होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए। दैट, जब भी कोई सेंटेंस दैट से शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की। दैट दोज फाउंड गिल्टी का मतलब है दोषी, ऑफ मल्टीपल का मतलब है कई, मर्डर्स, दैट यह बात कि दोज यानी कि वे लोग जो कि कई हत्याओं के दोषी पाए गए हैं ना, गिल्टी का मतलब है दोषी, गुनहगार, दैट दोज फाउंड गिल्टी। आगे देखते हैं, इंक्लूडिंग, तो ये हत्याओं के दोषी पाए गए, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अब जिन लोगों की हत्याएं की गई इन लोगों के द्वारा, उनमें एक 3 वर्षीय शिशु भी है, यानी कि एक 3 वर्षीय बालक भी है, बालक या बालिका कोई भी हो सकता है। 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड का मतलब है 3 वर्षीय शिशु, इसकी भी हत्या की गई। एंड अ गैंग रेप, देखो इनके ऊपर कितने सीरियस अपराध हैं, कई हत्याएं इन्होंने की, उन हत्याओं में एक शिशु की हत्या जो कि 3 वर्षीय है उसकी हत्या भी शामिल है, इसके अलावा गैंगरेप किया एक महिला के साथ। तो ऐसे जो दोषी हैं वर फाउंड, इन दोषियों को पाया गया, सूटेबल का मतलब है एप्रोप्रिएट, उचित, कैंडिडेट्स फॉर, आगे देखते हैं, कैंडिडेट्स फॉर प्री मैच्योर रिलीज, प्री मैच्योर रिलीज का मतलब हुआ समय पूर्व रिहाई, इज अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल का मतलब है कि यह स्वीकार योग्य नहीं है, कि ऐसे दोषी जो कि जिन्होंने कई हत्याएं की हैं, यहाँ तक कि बच्चे की भी हत्या की है, एक महिला के साथ जो है गैंगरेप किया है, और ऐसे दोषी जो हैं वह प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए उपयुक्त पाए गुजरात सरकार ने, यह बात जो है अनएक्सेप्टेबल है, यह बात जो है स्वीकार योग्य नहीं है। इवन अदरवाइज, अगर हम दूसरी तरफ देखें, इवन अदरवाइज का मतलब होता है कि अन्यथा रूप से अगर हम, यानी कि इस घटना पर दूसरी तरीके से हम विचार करें, इवन अदरवाइज देयर आर स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स टू, देखो नैतिक रूप से अगर हम देखें ना, अगर इस घटना पे विचार करें तो भी ये बात उचित नहीं है कि इस तरह के जो गंभीर दोषी हैं, यानी कि जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, तो पहली बात तो एक आम आदमी भी ये बात कह सकता है कि यार ये उचित नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों को जो है रिहाई दी जाए। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें, इवन अदरवाइज देयर आर स्पेसिफिक, कि कुछ विशिष्ट
कानूनी आधार हैं, लीगल ग्राउंड्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि गुजरात सरकार ने ये जो डिसीजन लिया, जिस डिसीजन के तहत 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, इस डिसीजन पर सवाल खड़ा करने के अन्य कानूनी आधार भी हैं। यानी कि कानूनी दृष्टि से भी गुजरात सरकार का ये जो फैसला है वह गलत है। जैसे कि द रेमिशन वाज बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन, ये जो रेमिशन दिया गया गुजरात सरकार के द्वारा, ये किस बात पे आधारित था? ऑन अ डायरेक्शन फ्रॉम अ 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ पेटिशन बाय वन ऑफ द कन्विक्ट्स। 11 दोषियों में से एक जो कन्विक्ट है, एक जो दोषी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी रेमिशन के लिए। इस रेमिशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की पीठ ने निर्देश दिया था गुजरात सरकार को, और उस निर्देश के ऊपर ये फैसला लिया गया गुजरात सरकार के द्वारा। द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड वाज, द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड यानी कि प्रश्न जिसको हल करना था वो ये था, यानी कि जिस प्रश्न के ऊपर निर्णय लेना था वो निर्णय ये था वेदर, कि क्या द गुजरात गवर्नमेंट और द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग देयर प्ली, प्ली का मतलब होता है याचिका, फॉर रेमिशन, रेमिशन मतलब आपकी सज़ा को कैंसिल कर देना या सज़ा को समाप्त कर देना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको कि डिसाइड किया जाना था वो प्रश्न ये था कि भाई गुजरात सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी, उचित सरकार थी। कंसीडर, कंसीडर करने का मतलब होता है विचार करना, है ना, विचार करना। यानी कि सज़ा में छूट के लिए जो याचिका थी, उस याचिका पर विचार करने के लिए कौन सी सरकार उपयुक्त थी। यानी कि रेमिशन के संबंध में विचार करने का अधिकार किसे था, गुजरात सरकार को या महाराष्ट्र सरकार को। देखो, घटना हुई थी गुजरात में, लेकिन ये जो पूरा की पूरे केस की सुनवाई हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को डिसाइड किया जाना था कि रेमिशन अगर देनी है इन दोषियों को, तो रेमिशन देने के लिए कौन सी सरकार एप्रोप्रिएट है, गुजरात सरकार जहां घटना हुई या फिर महाराष्ट्र सरकार जहां इस पूरे केस की सुनवाई हुई। द कोर्ट रूल्ड, रूल का मतलब होता है फैसला देना। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेयर द क्राइम अकर्ड, कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, की गुजरात राज्य की जो सरकार है जहां अपराध हुआ, शुड कंसिडर द मैटर, उसे इस पूरे मामले पर विचार करना चाहिए, एंड नॉट महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को नहीं करना चाहिए इस मामले पर विचार। महाराष्ट्र वो राज्य, द स्टेट टू विच, जहां पर कि द ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, वाज ट्रांसफर्ड, इस केस की सुनवाई को ट्रांसफ़र कर दिया गया था गुजरात से महाराष्ट्र बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये सुनवाई ट्रांसफ़र की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्यों किया था सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, एन इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, ट्रायल का मतलब है सुनवाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया था। वाइल पासिंग दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को देते हुए, इस ऑर्डर को पास करते हुए, द बेंच ऑल्सो सेड, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा, द रेमिशन शुड बी कंसिडर्ड, कि जो रेमिशन है यानी कि किसी की सज़ा को अगर कम किया जाता है या उसे समाप्त किया जाता है, शुड बी कंसिडर्ड, तो रेमिशन जो है उस पर कंसिडर यानी विचार करना, तो रेमिशन पर विचार किया जाना चाहिए। अंडर, अंडर का मतलब होता है तहत, अंडर अ पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत, फ्रेम्ड इन जुलाई 1992, यानी कि जुलाई 1992 में जो पॉलिसी बनाई गई थी, उस पॉलिसी के तहत रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था। एज, देखो एज का हम प्रयोग करते हैं बिकॉज के सेंस में। एज दैट वाज द प्रीवेलिंग,
प्रिवेलिंग का मतलब होता है व्याप्त होना, यानी कि मौजूद होना। एज दैट वॉज द प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑन द डेट ऑफ देयर 2008 कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, किसी का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन। तो ये जो पूरा की पूरा केस चला, तो 2008 में ये जो भी आरोपी थे इस केस में, उनकी दोष सिद्धि हुई, यानी कि इनको दोषी माना गया फाइनली 2008 में। तो उस समय जो प्रीवेलिंग पॉलिसी थी, जो मौजूदा पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत ही इनकी रेमिशन पे विचार किया जाना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आदेश में कहा गया था। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये था दैट द बार का मतलब होता है रोक। देखो, अगर हम वर्तमान पॉलिसी की बात करें तो वर्तमान जो पॉलिसी है, अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति हत्या का दोषी है या फिर बलात्कार का दोषी है तो उसको रेमिशन नहीं मिल सकती है ना, ये लिखा हुआ है। दिस मीन्ट दैट द बार का मतलब है रोक, ऑन ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, और रेमिशन का मतलब है आपकी सज़ा को समाप्त करना या उसे कैंसिल करना। टू दोज कन्विक्टेड का मतलब है जो दोषी पाए गए, फॉर मर्डर्स एंड रेप फाउंड इन द करंट पॉलिसी विल नॉट अप्लाई टू दीज कन्विक्ट्स। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा नीति में अगर व्यक्ति हत्या और बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो उसे रेमिशन प्रदान करने पे रोक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्किस बानो केस के संबंध में ये कहा कि इन व्यक्तियों पर कौन सी पॉलिसी लागू होगी? जुलाई 1992 वाली पॉलिसी। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन के समय, यानी कि इन दोषियों का कन्विक्शन कब हुआ था? 2008 में, और उस समय ये पॉलिसी मौजूद थी, जुलाई 1992 वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो पॉलिसी है, वर्तमान में जो पॉलिसी है वो क्या कहती है कि मर्डर और रेप के जो अपराधी हैं उन्हें रेमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, उस पर रोक लगाती है वर्तमान पॉलिसी। तो कुल मिला के ये जो वर्तमान पॉलिसी है, विल नॉट अप्लाई टू दीज कॉन्विक्ट्स, वह पॉलिसी इन दोषियों पर लागू नहीं होगी। देयर आर एटलीस्ट 2 ग्राउंड्स ऑन विच द रेमिशन ऑर्डर अपीयर्स इलीगल। देयर आर एटलीस्ट 2 ग्राउंड्स, कि कम से कम 2 आधार हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेमिशन गुजरात सरकार के द्वारा इन दोषियों को दिया गया, ये जो ऑर्डर पास किया गया गुजरात सरकार के द्वारा, ये ऑर्डर जो है गैर कानूनी प्रतीत होता है। कौन कौन से हैं वो ग्राउंड? फर्स्ट, पहला आधार तो ये है, द स्टेट गवर्नमेंट मेड अ डिसीजन ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन का मतलब है स्वयं, कोई चीज़ अपने आप ही कर लेना, स्वयं ही डिसाइड कर लेना। विदाउट कंसल्टिंग, कंसल्ट का मतलब विचार विमर्श करना, किसी की सहमति लेना। देखो, तो ये जो फैसला गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया, ये जो ऑर्डर गुजरात सरकार के द्वारा पास किया, ये कम से कम 2 आधार पर हम कह सकते हैं कि इलीगल है। पहला आधार तो ये है कि द स्टेट गवर्नमेंट मेड अ डिसीजन, कि राज्य सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया स्वयं, विदाउट कंसल्टिंग विद द सेंटर, केंद्र सरकार से परामर्श किए बगैर गुजरात सरकार ने स्वयं ये डिसीजन लिया। अंडर सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 के तहत इस तरह का परामर्श, सच कंसल्टेशन विथ द सेंटर इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। इन केसेस प्रोब का मतलब होता है जांच करना, बाय द सीबीआई, यानी कि ऐसे केसेस जिनमें सीबीआई के द्वारा जांच की जाती है, इस तरह के केसेस में अगर इस तरह का रेमिशन दिया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि राज्य सरकार केंद्र से कंसल्टेशन करे। फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कुछ बात कहते हुए आप और ऐड करना चाहते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। फर्दर द कंपोजिशन का मतलब है कि भाई कोई चीज़ किन किन चीज़ से मिलकर बनी हुई है ना। फर्दर द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी, यानी कि वो कमिटी दैट रिकमेंड का मतलब है सिफारिश करना, रेमिशन, यानी कि वह कमेटी जिसने 11 दोषियों की सज़ा
माफ़ी की सिफारिश की, वह कमिटी जो है किस तरह से बनी हुई थी, उस कमिटी में कौन कौन थे? फॉर द कन्विक्ट्स, यानी कि जो दोषी थे उन दोषियों की रेमिशन की सिफारिश जिस कमेटी के द्वारा की गई, उस कमेटी का कंपोजिशन क्या था, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर थे? कंसिस्ट ऑफ का मतलब है मिलके बने होना, कंसिस्टेड ऑफ 2 बीजेपी लेजिस्लेटर्स। तो उस कमेटी में 2 बीजेपी लेजिस्लेटर थे। लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्माता। तो लेजिस्लेटर का प्रयोग हम विधायक के लिए भी करते हैं और सांसद के लिए भी। तो 2 बीजेपी के विधायक इस कमेटी में थे। आइडियली, आदर्श रूप से अगर हम बात करें, अ रेमिशन पैनल, कि पैनल का मतलब है एक्सपर्ट लोगों का समूह, कि कोई भी रेमिशन पैनल बनाया जाता है, यानी कि कोई भी ग्रुप बनाया जाता है जो कि सज़ा कैंसल करने के संबंध में विचार करता है। तो वो जो पैनल है शुड कंप्राइज का मतलब है मिलके बने होना, शुड कंप्राइज। तो ऐसा पैनल जो कि रेमिशन की सिफारिश करता है, वो पैनल किन से मिलके बना होना चाहिए? सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ होम और लॉ, कि इस तरह के पैनल में उच्च सरकारी अधिकारी होने चाहिए जो कि गृह मंत्रालय से संबंधित हों या कानून से संबंधित हों। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। इसके अलावा द प्रिजन सुपरिटेंडेंट, जेल का अधीक्षक है, वो भी पैनल में होना चाहिए। एंड ऑफिसर्स, और वे अधिकारी हु डील विथ का मतलब होता है कि भाई, डील विथ का मतलब है कि भाई पेश आना, निपटना, उसको बोलते हैं डील विथ। प्रोबेशन, देखो यहाँ पे प्रोबेशन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जब ये देखा जाता है कि जो क्रिमिनल है उसका बिहेवियर कैसा है। तो जैसे मान लो प्रोबेशन पीरियड अगर चल रहा है किसी क्रिमिनल का, इसका मतलब है कि उस क्रिमिनल को देखा जा रहा है कि उसका बिहेवियर कैसा है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका उचित आचरण है, तब फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिहाई पर जो है विचार कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रोबेशन। एंड रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, है ना, कि भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, क्या हम इसे वापस सामान्य जनजीवन में ले जा सकते हैं, पुनर्वास, है ना। ऑफ ऑफेंडर का मतलब है अपराधी, है ना, दोषी, जिसने कोई अपराध किया है। तो ऐसे ऑफिसर्स जो कि दोषियों की देखरेख करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनके प्रोविजन को देखते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन पे विचार करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वे रेमिशन पैनल में होने चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल मेंबर्स, कि राजनीतिक जो लोग हैं उनकी उपस्थिति, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका रेमिशन पैनल में होना, निश्चित रूप से विशिएट का मतलब है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, है ना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, किसी चीज़ को, ठीक है। या फिर एक और मतलब होता है विशिएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कानूनी वैधता को समाप्त कर देना, विशिएट्स इट्स डिसीजन। तो कुल मिला के कोई पैनल बनाया गया है और उस पैनल में पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, तो ये बात निश्चित रूप से पैनल के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन की कानूनी वैधता को समाप्त कर देती है। फर्दर, और ऐड करते हुए, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि द ऑब्जेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न, कि जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट जज थे उनकी जो आपत्ति थी उसको दरकिनार किया गया। डिसरिगार्ड करने का मतलब होता है किसी बात को नहीं मानना, यानी कि ये जो फैसला लिया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, पैनल के द्वारा सिफारिश की गई थी, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, संबंधित डिस्ट्रिक्ट जज जो थे, उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन जताया था, आपत्ति जताई थी, तो उस ऑब्जेक्शन को नहीं माना गया। कास्ट अ शेडो का मतलब होता है
किसी चीज को शक के दायरे में लाना। कास्टिंग ए शेडो ऑन द लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता। लेजिटिमेसी का मतलब है कोई चीज कानूनी रूप से वैलिड है। ऑफ द रेमिशन, तो कुल मिला के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके द्वारा जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था, उस ऑब्जेक्शन को डिसरिगार्ड कर देने से क्या होता है कि ये जो रेमिशन दिया गया इसकी जो वैधता है वह वैधता शक के दायरे में आ जाती है, उस वैधता पर संदेह खड़ा होता है। इट विल बी अप्रोप्रिएट, यह उपयुक्त होगा, इफ़ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेंच, कि सुप्रीम कोर्ट एक पीठ निर्मित करे, कॉन्स्टिट्यूट यानी निर्मित करना, ऑफ सफिशिएंट साइज। सफिशिएंट साइज का मतलब है कि उस बेंच में पर्याप्त मेंबर्स होने चाहिए। टू रिकंसिडर जजमेंट्स, रिकंसिडर यानी पुनर्विचार करना, जजमेंट्स यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा इन दोषियों के संबंध में जो जजमेंट्स दिए गए हैं, इन जजमेंट्स पर विचार करने के लिए सफिशिएंट साइज की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट निर्मित करे, यह अप्रोप्रिएट होगा। दैट अलाउ द रेमिशन पॉलिसी ऑब्टेनिंग ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन। देखो यहाँ पे ये जो ऑब्टेन शब्द आया ना, इसका मतलब है प्रीवेल, यानी कि व्याप्त होना, मौजूद होना, है ना, टू बी प्रीवेलेंट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट एक सफिशिएंट साइज की बेंच जो है निर्मित करे, और वो बेंच जो है गुजरात सरकार के द्वारा जो जजमेंट्स लिए गए हैं उन पर पुनर्विचार करे। दैट अलाउ द रेमिशन पॉलिसी प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन, और इस बेंच को जो है, मतलब ये बेंच जो है इस बात को अलाउ करे, द रेमिशन पॉलिसी, कौन सी रेमिशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, वही रेमिशन पॉलिसी जो कि दोष सिद्धि के समय प्रीवेलिंग थी, मौजूद थी। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। द पॉलिसी करंटली इन फोर्स, इन फोर्स का मतलब होता है, करंटली इन फोर्स का मतलब होता है वर्तमान में जो लागू है, यानी कि वर्तमान में जो पॉलिसी लागू है उसके बजाय उसी पॉलिसी का प्रयोग किया जाए जो पॉलिसी कन्विक्शन के समय एप्लीकेबल थी, जो पॉलिसी कन्विक्शन के समय प्रीवेलिंग थी, मौजूद थी। एज वेल एज, साथ ही साथ ये जो बेंच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्मित की जाए, वो बेंच इस बात को डिसाइड करे, किस बात को, इस सवाल को डिसाइड करे ऑफ वेदर, कि क्या द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड बी, कि उपयुक्त सरकार कौन है, गुजरात सरकार या महाराष्ट्र सरकार। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड बी द वन इन द स्टेट वेयर द क्राइम टुक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, कि इस पूरे की पूरे केस में रेमिशन से संबंधित फैसला देने के लिए उचित सरकार कौन सी है, वो राज्य जहाँ पर कि अपराध हुआ, या फिर वो राज्य विच द ट्रायल वाज ट्रांसफर्ड, जहाँ पर कि इस सुनवाई को ट्रांसफ़र किया गया ऑन जुडिशियल ऑर्डर्स, न्यायिक आदेश पर, न्यायिक आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई को जिस राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उस राज्य को पावर होनी चाहिए रेमिशन की, या उस राज्य को पावर होनी चाहिए रेमिशन की जहां ये अपराध हुआ। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बेंच निर्मित की जाए, वो बेंच इस प्रश्न को भी डिसाइड करे। इट कैन ऑल्सो स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है किसी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, डिटेल में एक्सप्लेन करना। इट कैन ऑल्सो स्पेल आउट द कॉन्ट्यूर्स, तो साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या ये जो पीठ निर्मित की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह इस बात को भी कह सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है, कॉन्ट्यूर्स। कॉन्ट्यूर्स का मतलब होता है रूपरेखा, है ना, एक आउटलाइन निर्मित कर देना। ऑफ अ रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल रेमिशन पॉलिसी। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इस बात को भी, इस बात की रूपरेखा को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है कि भाई रेमिशन पॉलिसी के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए, यानी कि एक मोटे मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताया जा सकता है कि भाई रेमिशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। वन, यहाँ पे वन आया रेमिशन पॉलिसी के लिए। दैट विल बी इन्फॉर्म्ड, वन दैट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ह्यूमैनिटेरियन। अब देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया ना इन्फॉर्म,
यहाँ इन्फॉर्म का मतलब है, जैसे हम कहें कि कोई भी सिचुएशन है इज इन्फॉर्म्ड बाय एन आइडिया, इसका मतलब होता है कि वो आइडिया जो है उस सिचुएशन में हमें दिखाई देता है। ह्यूमैनिटेरियन कंसीडरेशंस, यानी कि रेमिशन पॉलिसी जो है वो मानवीय पहलू से भी युक्त होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्म्ड बाय ह्यूमैनिटेरियन कंसीडरेशंस, तो यानी कि मानवीय पहलू जो है वो भी रेमिशन पॉलिसी में समाहित होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्फॉर्म का मतलब आप समझ सकते हो, इन्फ्यूज़। इन्फ्यूज़ का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर क्वालिटी उस चीज़ में है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको उसमें दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के जो रेमिशन पॉलिसी हो उसमें क्या समाहित होना चाहिए, उसमें ये बात इन्फ्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि मानवीय पहलू, कंसिडरेशन का मतलब हुआ विचार, कि रेमिशन पॉलिसी में मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, एज वेल एज, साथ ही साथ द स्कोप का मतलब हुआ संभावना, फॉर रिफॉर्म का मतलब हुआ सुधार, ऑफ द ऑफेंडर का मतलब है अपराधी, दोषी, एंड देयर सेंस ऑफ रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब है आपका खेद, पश्चाताप, यानी कि अपराधी में पश्चाताप की फीलिंग है या नहीं है। सेंस का मतलब है यहाँ पे फीलिंग, कि अपराधी में पश्चाताप की भावना होनी चाहिए। इसके अलावा हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि क्या अपराधी में सुधार की गुंजाइश है, और इसके साथ ही साथ मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति 80-90 साल का हो गया और अभी भी जो है वो जेल में है और उसने गंभीर अपराध किया है, कई बीमारियों से वो पीड़ित है, तो क्या हम उसको रेमिशन दे सकते हैं? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको विचार, है ना, जिन पर विचार किया जाना जरूरी है।